नमस्कार दोस्तों। हम लोग बाल मनोविज्ञान देख रहे थे हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग व्यक्तित्व को देखने वाले हैं। व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एक बार देख लेते हैं। और ये जितने भी वीडियोस हैं सब आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। यूट्यूब में हमारे चैनल में चेक करेंगे या फिर हमारे एप्लीकेशन में चेक करेंगे, दोनों ही जगह पर ये अपलोड कर दिया गया है। फ्री में आप इसको देख सकते हैं। इसके पीडीएफ भी आप लोगों को व्हाट्सअप में उपलब्ध करा दिया जा रहा है, एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा पढ़ लिए हैं, मनोविज्ञान हो चुका है, बुद्धि हो चुका है, सृजनात्मकता हो चुका है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और उसके बाद समावेशी शिक्षा बचेगा, व्यक्तित्व भिन्नता बचेगा, निर्देशन बचेगा और परामर्श बचेगा। इस प्रकार से 4 टॉपिक हमारा और बचेगा, जिसमें से ये 2 टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है और बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों को एक में मर्ज करके मैं बता दूंगा, मतलब पढ़ा दूंगा वहाँ पर। तो इस वीडियो के अलावा 3 वीडियो और बनेगा, मतलब 3 क्लास और लगेगा। फिर आपका जो हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए बाल मनोविज्ञान है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के यूट्यूब में चेक करिए, अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन में आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन के लिए। और जिस प्रकार से वीडियो में क्वालिटी आपको दिख रही है, इसी प्रकार से हमारे टेस्ट के क्वेश्चन में भी आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेंगी। तो ये 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और इस प्रकार से टोटल इसमें 10 टेस्ट रखे गए हैं। अगर ये टेस्ट मानकर चलिए जिस डेट पे होना है वो डेट पर हो भी चुका है, उसके बाद भी अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि टेस्ट दिला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज 149 रुपये रखा गया है। और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपको व्हाट्सअप करके पूछ लेना है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व को। देखिए, तो सबसे पहले तो ये व्यक्तित्व की परिभाषा को हमको समझना है, क्योंकि हर एक टॉपिक में वैसे ही होता है कि उसकी परिभाषा को देखते हैं, होता क्या है व्यक्तित्व, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके बाद फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे और व्यक्तित्व को अलग अलग अपने अपने हिसाब से वहाँ पर वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग प्रकार बताएंगे, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, किस प्रकार से कैसे कैसे मतलब व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भी लोग होते हैं उनके बारे में हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2-3 वैज्ञानिक है, मतलब मनोवैज्ञानिक है, जिनके आधार पर हमको यहाँ पर व्यक्तित्व को समझना है। और फिर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं जिसको हमको समझना है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसका भी कुछ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में बात करना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 टॉपिक ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। मुख्य रूप से 3 टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और यही 3 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। व्यापम का, सी टेट का, सी जी टेट का, हर एक प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो पहले तो ये व्यक्तित्व की परिभाषा जो भी दिया गया है इसको समझ लेते हैं। और ये जो जी आल्पोर्ट नाम का जो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक, जिनके आधार पर यहाँ पर परिभाषा हम लोग समझने वाले हैं, ये परिभाषा को आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। एक बार आपको इस वीडियो को मतलब इस परिभाषा को देख लेना है कि किस प्रकार से इन्होंने कौन सा परिभाषा दिया है, क्योंकि सिर्फ यही परिभाषा जिसको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी का और कोई भी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाए। सिर्फ एक यही परिभाषा है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि हाँ किस प्रकार का परिभाषा है और कैसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, प्रश्न जब देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, जी आल्पोर्ट या फिर गॉर्डन आल्पोर्ट नाम का एक ये मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने व्यक्तित्व को यहाँ पर परिभाषित किया है। ठीक है, जिन्होंने व्यक्तित्व को यहाँ पर परिभाषित किया है। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उनका परिभाषा आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इसी को याद रखिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। देखो, आगे हम लोग जब बात करेंगे ना, तो ये जो व्यक्तित्व है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का
परिणाम है हम लोग ये देखेंगे। किसी भी इंसान का जो पर्सनालिटी होता है, किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, उसके वातावरण पर भी निर्भर करता है, उसके अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है। मतलब उनके माता मम्मी मतलब उसके माता पिता का जो जीन्स है, उनका जो जेनेटिक जो विशेषताएं हैं वो उस पर झलकता है। जिस प्रकार से माता पिता होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका जो पुत्र है पुत्री है, उनका भी जो पर्सनालिटी है, उनका भी जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ दिखाई देता है। और उसके अलावा जो उसका जो वातावरण होता है, सराउंडिंग जो होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, वो भी बहुत हद तक के प्रभाव डालता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। अगर किसी इंसान का परवरिश किसी अच्छे जगह पे हो, उसका अगर उसको सराउंडिंग बहुत अच्छा मिले तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और अगर सराउंडिंग उसका अच्छा ना हो, मतलब कि उसको वातावरण अगर अच्छा ना हो, तो उस कंडीशन पे उसका व्यक्तित्व हो सकता है कि खराब हो। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार से हम लोग देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति हम लोग देखेंगे एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे इसको और इसको आप देखिए, इस प्रकार से दोनों के व्यक्तित्व में आपको साफ साफ अंतर दिख रहा होगा, है ना। ये बहुत डरी हुई, एकदम सहमी हुई टाइप की दिखाई दे रही है, बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की दिखाई दे रही है। तो ऐसे टाइप का है। तो किस इंसान के व्यक्तित्व कैसा होगा, वो दो चीज़ पर निर्भर करेगा, अनुवांशिकता और वातावरण, इस प्रकार से। तो ये जो परिभाषा दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो इसमें ये बोला जा रहा है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे जो पर्यावरण में जिस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हैं, और ये बोला जा रहा है कि मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन। फिलहाल देखिए, ये परिभाषा को आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, ना तो इसको समझने की कोशिश करना है। इसको सिंपल एक बार आपको पढ़ लेना है और आगे इस प्रकार से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से अंदर घुस करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल ये परिभाषा को पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो गॉर्डन आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। बस इतना याद रखेंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, इन सबको अब याद रखिएगा। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं जिसको हमको याद रखना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर, व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसे भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अनुवांशिकता पर भी डिपेंड करेगा और वातावरण पर भी डिपेंड करता है। दोनों चीज़ पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक गुणों के संगठन का स्वरूप है। ठीक है, किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते किसी भी इंसान का पर्सनालिटी, मतलब कि किसी भी इंसान का जो दिखने में अगर वो अच्छा है, शारीरिक रूप से अच्छा है, मतलब उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप नहीं कह सकते। कोई इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा। या फिर किसी इंसान का अगर सोच अच्छा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा उसका व्यक्तित्व अच्छा है। ठीक है, मतलब कि हर एक इंसान का पर्सनालिटी सिर्फ मतलब एक चीज़ से मिलकर नहीं बने रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये सभी गुणों का जो संगठन होता है वही व्यक्तित्व अच्छा कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जितने भी गुण हम लोगों ने यहाँ पर देखा, चाहे वो मानसिक गुण हो, चाहे सामाजिक गुण हो, सॉरी मानसिक गुण हो, या फिर शारीरिक गुण हो, चाहे नैतिक गुण हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, या फिर सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का गुण हो, अगर सभी गुण मिला करके अगर किसी व्यक्ति में सभी गुण हमको देखने को मिलते हैं, मतलब उसका व्यक्तित्व क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका देखिए, व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है। ठीक है, पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है क्या, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। किसी इंसान के व्यक्तित्व आज कुछ और है, किसी इंसान मतलब उस इंसान के व्यक्तित्व हो सकता है कि 4 साल बाद आपको कुछ और देखने को मिले। ठीक है, किसी का व्यक्तित्व अगर अच्छा है अभी, तो हो सकता है 4 साल बाद खराब हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ प्रभावित कर रहे हैं ना। शारीरिक भी, अगर शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक रूप से कुछ और कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो वहाँ पर उसके व्यक्तित्व पे, उसके पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मानसिक रूप से भी कुछ अगर प्रभाव पड़ता है तो भी वहाँ पर जो व्यक्तित्व है परिवर्तित हो जाएगा। चाहे वो नैतिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक गुणों का भी अगर प्रभाव पड़ता है, समाज से अगर हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि व्यक्तित्व क्या होगा, परिवर्तनशील है। व्यक्तित्व हमेशा बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, व्यक्तित्व बाहरी स्वरूप के अलावा आंतरिक स्वरूप को भी दर्शाता है। ठीक है, किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, वो सिर्फ बाहरी स्वरूप को नहीं दर्शाता है ना,
आंतरिक स्वरूप को भी दर्शाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी गुणों का जो संगठन होता है वो एक व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो बाहरी स्वरूप के अलावा आंतरिक स्वरूप को भी दर्शाता है ये व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यक्तित्व है क्या 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 चीज़ व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वो हम लोगों ने समझा। एक ये परिभाषा को देख लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया गया है, तो एक एक बार आपको इसको पढ़ करके आगे निकल जाना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खा पाना है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं इन सभी पॉइंट को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया का क्या चीज़ है, परिणाम है ये। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील है और व्यक्तित्व बाहरी स्वरूप के अलावा आंतरिक स्वरूप को भी दर्शाता है। चलिए, तो यहाँ तक हुआ। अब देखो, यहाँ पर व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे और इन्हीं को अलग अलग रूपों में हमको मतलब वर्गीकरण इनका किया गया है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे और अपने हिसाब से वो लोग व्यक्तित्व का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, व्यक्तित्व को किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले वर्गीकरण मतलब उसका दिया या फिर वर्गीकृत किया, इस प्रकार से पूछा जाएगा तो याद रखेंगे हिप्पोक्रेट्स का नाम। ठीक है, ये है सबसे पहले इन्होंने ही व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया। अब इस प्रकार से 4 जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो इनके द्वारा दिया गया है। अब इसमें ध्यान में रखेंगे जो हिंदी का नाम है वो याद रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश में जो नाम लिखा गया है तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप करेंगे तो बहुत सारा आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इंग्लिश को याद रखेंगे। जैसे कि देखो, व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेट्स ने 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन सा, इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, किस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है उसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखो, तो पहला क्या चीज़, सैंग्विन। ठीक है, पहला क्या चीज़ है, सैंग्विन है। इसके बाद है फ्लैग्मेटिक, सैंग्विन है, फ्लैग्मेटिक है, मेलैंकॉनिक और उसके बाद कोलेरिक। सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकॉनिक और कोलेरिक। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 भागों में व्यक्तित्व को ये जो हिप्पोक्रेट्स है इन्होंने बांटा है। अब यहाँ पर जो सैंग्विन है, ठीक है, सैंग्विन इस प्रकार से लड़की को आप देखिए। ठीक है, तो इसका जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप का है, सैंग्विन है। सैंग्विन मतलब कि ये बहुत आशावादी, बहुत क्रियाशील और बहुत प्रसन्न चित्त टाइप की लड़की है। इसको आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, सैंग्विन। ठीक है, सैंग्विन। तो सैंग्विन टाइप की जो पर्सनालिटी है वो इस प्रकार से रहेगा, आशावादी, बहुत क्रियाशील और बहुत प्रसन्न चित्त टाइप की लड़की। इसके बाद यहाँ पर फ्लैग्मेटिक। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या है, फ्लैग्मेटिक है। फ्लैग्मेटिक, तो इस लड़की को देखिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा निष्क्रिय टाइप की लग रही है, मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, सिंपल से वहाँ पर खड़ी हुई, हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करके बैठी है, बहुत ज़्यादा वो खुश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं है। ठीक है, सिंपल, मतलब कि बहुत धीमे, निष्क्रिय या फिर निरुत्साही टाइप की लड़की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन न्यूट्रल टाइप की है, ऐसा टाइप का है। तो दूसरा यहाँ पर फ्लैग्मेटिक हो गया, है ना। यहाँ पर देखो, भाव शून्य, मतलब उसका जो भाव है, उसका जो रिएक्शन या फिर उसका जो पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं देख के लग रहा है उतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कि न्यूट्रल टाइप की है। इसके बाद यहाँ पर मेलैंकॉनिक। मेलैंकॉनिक, इसको देखिए, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा उदासीन और बहुत ज़्यादा दुखी टाइप की दिख रही है। तो ये फ्लैग्मेटिक, तो इस टाइप का जो पर्सनालिटी होता है इसको फ्लैग्मेटिक नाम दिया गया है। ठीक है, फ्लैग्मेटिक। हिप्पोक्रेट्स इस प्रकार से इन सब का वर्गीकरण किया है। और इसके बाद लास्ट में है क्रोधी टाइप की, मतलब कि कोलेरिक। कोलेरिक, तो इस प्रकार से इस लड़की को आप देखिए, अब बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है, एकदम चिड़चिड़ापन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधी, बहुत ज़्यादा उत्तेजित और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी टाइप की थोड़ा सा लड़की यहाँ पर दिख रही है, तो इसको बोला जाता है कोलेरिक। तो हिप्पोक्रेट्स ने ये 4 भागों में जो पर्सनालिटी है उसको डिवाइड किया है, मतलब कि अलग अलग भाग में क्लासीफाई किया है। ठीक, कौन कौन सा, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकॉनिक और कोलेरिक। सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकॉनिक और कोलेरिक। ठीक है, 4 नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका हो गया, हिप्पोक्रेट्स का। अब इसके बाद देखिए, और भी वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने पर्सनालिटी को अपने हिसाब से यहाँ पर वर्गीकरण किया है। देखो, तो ये है क्रेश्मर। ठीक है, क्रेश्मर नाम का यहाँ पर ये वैज्ञानिक है, मतलब मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने पर्सनालिटी को, मतलब व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है।
तो ये शारीरिक संरचना के आधार पर देखो इन्होंने जो मतलब यहाँ पर वर्गीकरण किया है ना, वो शारीरिक संरचना के आधार पर, जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी को मतलब कि व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। देखिए कौन कौन सा है। एक है एस्थेनिक, ठीक है, पहला क्या है, एस्थेनिक है। दूसरा है एथलेटिक। तीसरा है पिकनिक, ठीक है, तीसरा क्या चीज़ है, पिकनिक है। तो इस प्रकार से एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, ये 3 प्रकार का जो वर्गीकरण है ये क्रेशमर के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि देखो एस्थेनिक, एस्थेनिक में आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, ये एस्थेनिक, इसको आप देख रहे होंगे तो इसका जो पर्सनालिटी है वो मतलब कि ऊंचे कद काठी का दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसका जो फिजिकल आप देखेंगे, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप की दिख रहा है, हालांकि क्या है, लंबा है। यहाँ पर जैसे कृष काय, इसी को बोला जाता है, कृष काय बोला जाए, फिर लंब काय, है ना, कृष काय या फिर लंब काय, दुबले पतले कमज़ोर शरीर का, ठीक है, दुबले पतले कमज़ोर शरीर का। तो एक टाइप इसको माना गया है, मतलब कि एक प्रकार इसको माना गया है। जो 3 प्रकार के जो वर्गीकरण है इसमें पहला क्या चीज़ है, एस्थेनिक है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, एस्थेनिक, ठीक है, पहला क्या चीज़ है, एस्थेनिक है। दूसरा में यहाँ पर एथलेटिक है, एथलेटिक, तो इसको आप देखिए, इसको देख करके ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सुडौल, बहुत ज़्यादा मजबूत टाइप का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जिमनास्ट टाइप का कोई एक लड़का है, बहुत ज़्यादा बॉडी सॉडी बना करके रखा हुआ है, ऐसा टाइप का है। तो इसको कहा जा रहा है एथलेटिक, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एथलेटिक। तो ये पुष्ट का है, सुडौल का है या फिर मजबूत, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, एथलेटिक में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पिकनिक, ठीक है, पिकनिक। तो पिकनिक में जैसे कि ये गोल मटोल, तोंदुल या फिर नाटे, है ना, जिसका हाइट कम हो लेकिन उसका मतलब कि मोटापा थोड़ा ज़्यादा हो, वैसे टाइप का। स्थूल का है या फिर गोल का है, तो अलग अलग नाम इसको दिया गया है, स्थूल का है, गोल का है ना, गोल मटोल, तोंदुल, इस प्रकार से अलग अलग जो भी नाम दिया गया है, इस प्रकार से पिकनिक इसको नाम दिया गया है। चलो, तो इस प्रकार से जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पर ये जो क्रेशमर है इन्होंने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एस्थेनिक है, एथलेटिक है और पिकनिक है, ठीक है। 3 प्रकार का हमको इस प्रकार से व्यक्तित्व देखने को यहाँ पर मिलता है। देखिए अब इसके बाद अगला जो मनोवैज्ञानिक है, ये जो कार्ल जंग, ठीक है, कार्ल जंग या फिर कार्ल युंग ऐसे लिखाएगा ना, ये ऐसे युंग भी लिखाता है, ये जंक ना लिखा करके बहुत सारी जगह में आपको युंग ऐसे देखने को मिलेगा, कार्ल युंग। तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्वेश्चन वगैरह में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, कार्ल युंग नाम से देखने को मिलेगा। तो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर 3 भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। अब कौन कौन सा है देखिए यहाँ पर, और ख़ास करके इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे कि इंट्रोवर्ट आप लोग सुने होंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इस प्रकार से इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है और एम्बीवर्ट है। 3 प्रकार का पर्सनालिटी इन्होंने बताया, ठीक, इन्होंने कार्ल जंग ने। तो कार्ल जंग या फिर कार्ल युंग ने 3 प्रकार का पर्सनालिटी बताया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा संकोची, बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय होते हैं, मतलब उनको अकेले में रहना, अकेले में अपना जो भी काम है अकेले में खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अकेले रहेंगे लेकिन वो खुश रहते हैं, अकेले में खुश रहते हैं। अगर किसी भीड़ में चले गए तो वो थोड़ा झुंझला जाते हैं, आसपास के वातावरण को देख करके, मतलब लोगों को भीड़ भगदड़ देख करके वो विचलित हो जाते हैं, वैसे टाइप के लोग होते हैं, लेकिन उनको एकांत में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, मतलब ये दिखाया गया है, ये एकदम अकेले है, इस प्रकार से 2 डॉगी को अपने साथ ये इस प्रकार से घुमाने के लिए लेकर चली गई है, लेकिन अकेले में मस्त कुछ सोचते हुए, मस्त कुछ करते हुए वह अकेले ही वहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पर्सनालिटी किस टाइप का है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी रहता है कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं एम्बीवर्ट हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी उनको पसंद नहीं रहता है, कुछ लिमिटेड दोस्त ही बनाते हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेड दोस्त ही बनाएंगे, कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ ही दोस्ती यारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एकांत भी नहीं होते हैं। वो इसमें आ जाएगा, एम्बीवर्ट में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, सॉरी, इसमें आ जाएगा, ठीक है, एम्बीवर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट हम लोगों ने समझा, जो थोड़े एकांत टाइप के अपने आप को रखेंगे, मतलब एकांत रहेंगे और उसी में खुश रहेंगे, आत्म केंद्रित रहेंगे, एकांत प्रिय रहता है, संकोची टाइप के थोड़े जो व्यक्ति होते हैं वो इंट्रोवर्ट के अंतर्गत आएगा। एम्बीवर्ट के अंतर्गत कौन आएगा, जो विकासोन्मुखी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी इनको पसंद नहीं रहता है, कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खुल कर ये नहीं जीते हैं, मतलब
इनसे बेटर होते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ा सा ये चंचल ये रहेंगे, लेकिन इनसे थोड़े कम चंचल ये रहेंगे, मतलब कम रहेंगे, थोड़े कम चंचल ये रहेंगे और इनसे थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ये एम्बीवर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, मतलब बीच के व्यक्ति होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं ये वाकपटु होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, कुशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। मतलब ये थोड़े से एक्स्ट्रोवर्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी करना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, इस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा इनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग ही लेवल का हमको देखने को मिलता है। मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर इनसे अगर कोई ऐसे टाइप के जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम अगर मिले तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर है और हर किसी से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेना, ठीक है। कहीं पर गए हैं घूमने के लिए और अचानक से वहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट बात करने के बाद लोगों से दोस्ती यारी हो गया, है ना, घुल मिल गया उनके साथ, इस प्रकार से देखो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्स्ट्रोवर्ट के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे इंट्रोवर्ट के अंतर्गत आएंगे और बहुत सारे एम्बीवर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन एम्बीवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, ठीक। आप अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो पर्सनालिटी है, उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि मैं इस प्रकार का हूँ, या फिर मेरा दोस्त इस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है, ऐसा टाइप से। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो जिस पीजी में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, ठीक है, मैं इस कैटेगरी का रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, अभी भी साथ में हम लोग रहते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। मतलब उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, जहाँ भी जाए बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेगा। अगर वो चाय पीने के लिए भी अगर चाय की टपरी में गया है तो वहाँ पर भी अगर 2 4 लोग अगर मिल जाए, 5 10 मिनट उनके साथ बैठ गए तो उनसे उनका दोस्ती हो जाएगा, नंबर वगैरह शेयर कर लेंगे, इस टाइप से। उनका थोड़ा सा अलग ही पर्सनालिटी ऐसा टाइप का है। तो कुछ ऐसा टाइप के लोग होते हैं और कुछ जैसे कि मैं हूँ थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लोग, मतलब कि ज़्यादा लोगों से दोस्ती यारी नहीं, लिमिटेड लोगों से दोस्ती यारी रखना, अपने में खुश रहना, अपना काम करना, कंटेंट तैयार करना, पढ़ाना, इस प्रकार का जो काम है मुझे अच्छा लगता है। तो इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में मैं अपने आप को रख सकता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एम्बीवर्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं, लिमिटेड दोस्ती यारी, लेकिन हाँ एकदम से ज़्यादा एकांत में नहीं रहना, चुनिंदा दोस्तों के साथ घूमना फिरना ऐसा करना उनको ठीक लगता है, तो ऐसा टाइप का होता है। तो 3 प्रकार का पर्सनालिटी यहाँ पर कार्ल जंग के द्वारा हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर हम लोग और यहाँ पर जितने भी चीज़ों को पढ़े हैं उसको समझेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, ठीक है। ये जो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है ना, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, आपको मैं शुरुआत में स्टार्टिंग में ही बताया था कि किन्होंने परिभाषा दिया था। GW आल्पोर्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने जो देखा था ना, GW या फिर सिर्फ यहाँ पर जी आल्पोर्ट लिखा हुआ था, ठीक है। ये जी आल्पोर्ट लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब कि गॉर्डन आल्पोर्ट लिखा हुआ था। तो इन्होंने ये परिभाषा दिया है, इस प्रकार से परिभाषा दिया गया है ना, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये परिभाषा में आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन वही परिभाषा है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो हल्का फुल्का फेरबदल करके वो लोग पूछ देते हैं, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो परिभाषा दिया गया है, तो ये GW आल्पोर्ट के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है, ठीक है। ये व्यक्तित्व के लिए जो परिभाषा है याद रखेंगे, एग्जाम में 1 2 बार पूछा गया है उसको। अब इसका देखिए, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक। तो आर्थिक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कोई आर्थिक समृद्ध हो उसका व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है आर्थिक समृद्ध तो है लेकिन व्यक्तित्व खराब है, पर्सनालिटी ठीक नहीं है उसका, है ना। शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर और किसी भी रूप से कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर आर्थिक तो नहीं आएगा। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दिया हुआ है, ठीक है, देखेंगे भी आगे। सामाजिक और राजनीतिक दिया हुआ है, राजनीतिक भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दिया हुआ है, तो आध्यात्मिक भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जरूरी नहीं कि किसी इंसान का जो पर्सनालिटी है अच्छा हो और वो अध्यात्म भी रुचि रखता हो, है ना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसको भक्ति भावना में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन लेकिन हाँ कुछ हद तक के क्या रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, लेकिन उनका पर्सनालिटी अच्छा रहता है, ठीक है। तो वैसे टाइप के भी लोग रहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों पर भी निर्भर नहीं करता, व्यक्तित्व के जो संगठन है वो आध्यात्मिक चीज़ों पर भी निर्भर नहीं करेगा, राजनीतिक चीज़ों पर भी नहीं करेगा, आर्थिक चीज़ों पर नहीं करेगा, लेकिन हाँ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो संगठन है उसको स्वरूप होता है व्यक्तित्व, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। मनोवैज्ञानिक देखा था, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ये देखा था, शारीरिक था, मानसिक था, नैतिक था, मनोवैज्ञानिक था, सामाजिक था, ठीक है। ये सभी गुणों का संगठन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं।
चलिए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व स्थायी संयोजन है, किसका है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, किसके साथ है? तो जो व्यक्तित्व होता है वो पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, मतलब कि ये सभी है। व्यक्तित्व जो होता है वो पर्यावरण, जीवन, प्रकृति सभी का स्थायी संयोजन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया ये बोला जा रहा है? तो हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का मतलब कि पर्सनालिटी का जो वर्गीकरण है सबसे पहली बार यहाँ पर इन्होंने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्रेस्मर का है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है ये बोला जा रहा है? क्रिस्काय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय। मतलब कि यहाँ पर देखो क्रिस्काय दिया है, सुडोलकाय दिया है, गोलकाय दिया है और उपरोक्त सभी दिया गया है। तो हम जानते हैं कि उपरोक्त सभी, ये जो क्रेस्मर है इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है ना। इसमें ये कुछ इस प्रकार से 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसमें ये जो एस्थेटिक था इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्काय या फिर लंबकाय। दुबले पतले जो शरीर के होते हैं इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं क्रिस्काय, एस्थेटिक। एथलेटिक, पुष्टकाय या फिर सुडोलकाय। इस प्रकार से हृष्ट पुष्ट सुडोल जो होते हैं मजबूत टाइप के जो दिखते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब एथलेटिक, पुष्टकाय या फिर सुडोलकाय। इसका पिकनिक। ठीक है, पिकनिक में क्या चीज़ है? इस प्रकार से जो गोल मटोल टाइप के दिखते रहते हैं ना, है ना, गोल मटोल, तंदुल या फिर स्थूलकाय, इस टाइप का इसको रखा गया है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलो इसके बाद देखो, अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब कि इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व मतलब कि एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने किया है या फिर जुंग ने किया है या फिर युंग ने किया है, मन ने किया है या फिर आलपोर्ट ने किया है? किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जुंग। ठीक है, जुंग बोलो या फिर जंग बोलो, इन्होंने किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था? इंट्रोवर्ट देखा है, एक्सट्रोवर्ट देखा है, एक एम्बीवर्ट। 3 प्रकार के हम लोगों ने देखा था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तित्व के जो प्रकार थे वो तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, हम लोगों ने 3 प्रकार का, मतलब 3 टाइप से हम लोगों ने वहाँ पर देखा। अब यहाँ पर व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर भी वैज्ञानिक आते जाएंगे, 3-4 वैज्ञानिक का नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने अपना अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया हुआ है। तो देखो व्यक्तित्व के सिद्धांत में, है ना, मतलब कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसको किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है इसको फ्रायड ने दिया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक। देखो तो ये जो मतलब ये जो सिद्धांत है, जो फ्रायड का जो सिद्धांत है, इसमें हमको इस प्रकार से ये 6 चीज़ों के बारे में हमको देखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको समझाऊंगा भी, डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा किस प्रकार से क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है? इदम। ठीक है, सिर्फ आई और डी लिखा हुआ है, इसको इदम पढ़ेंगे इस प्रकार से, इदम। ठीक है, इदम है, अहम है, अहम मतलब कि ईगो। ठीक है, अहम ईगो, परा अहम मतलब कि सुपर ईगो, चेतन मतलब कि कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस, अर्ध चेतन मतलब कि सब कॉन्शियस, अर्ध चेतन मतलब कि सब कॉन्शियस, और अचेतन मतलब कि अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 चीज यहाँ पर देखेंगे, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। और यहाँ पर ऊपर में क्या गया है? इदम, अहम, पर अहम। ठीक है, इदम, अहम, पर अहम। फिर यहाँ पर चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इस प्रकार 6 चीज़ों को हम यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे फ्रायड ने ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, इसको इन्होंने दिया था। देखो इनका कहना सिंपल सा है, जैसे कि आप इस चीज़ को समझते भी हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर एक बार पढ़ कर देखिए आप लोग। उन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए एक हिमखंड के उपमान का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे यहाँ पर बर्फ़ का एक टुकड़ा है, बड़ा सा एक हिमखंड है जो कि पानी में डूबा हुआ है। तो पानी में पूरा नहीं डूबा है। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डूबा हुआ है इस प्रकार से, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा इसके इस प्रकार से ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ये ऊपर में है, बाकी चीज़ क्या हो चुका है, नीचे डूब गया है। तो इन्होंने अपने मॉडल में हिमखंड के उपमान का प्रयोग किया और कहा कि जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी के बाहर दिखाई देता है उससे कई गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के पक्ष की तुलना चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष अधिक व्यापक व जटिल होता है। मतलब कि देखो, किसी भी इंसान का अगर आप जो चेतन मन है, ठीक है, चेतन जो मन है उसको आप देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर कंसाइज लिखा हुआ है, ठीक है, कंसाइज वाला जो पोर्शन इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं, जो उस ऊपर आपको बाहर में दिखाई दे रहा है। ठीक, किसी भी इंसान का जो चेतन मन है उसको आप सिर्फ देख पाते हैं, उसको आप समझ पाते हैं, लेकिन उसका जो अर्ध चेतन है, मतलब कुछ जो सब कॉन्शियस जो माइंड, मतलब कि जो उसका जो दिमाग है, सब कॉन्शियस जो माइंड है उसका, सब कॉन्शियस उसका जो व्यक्तित्व है वो उसके अंदर रहता है। ठीक है, सब कॉन्शियस उसका माइंड क्या रहेगा, मतलब सब कॉन्शियस क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा। अर्ध चेतन उसी को बोला जा रहा है, और यहाँ पर अनकॉन्शियस बोला जा रहा है, तो अचेतन बोला जा रहा है। तो चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन तीनों में अगर हम देखें तो चेतन मन हमको दिखाई देगा, लेकिन उसका अर्ध चेतन और अचेतन हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे कि बर्फ के टुकड़े के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, अंदर डूबा रहता है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर जो अर्ध चेतन और अचेतन है ये किसी भी इंसान के अंदर होता है। ठीक है, वो तुरंत आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मतलब किसी भी इंसान को आप एक झलक देख करके नहीं बता सकते कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। किसी भी इंसान को आप एक झलक देख के ये कह सकते कि हाँ कुछ हद तक ही ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके बारे में पूरे तरीके से आप नहीं बता सकते, पूरे अच्छे तरीके से उसके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, तीनों चीज़ में अगर हम बात करें तो जो कॉन्शियस जो माइंड होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और बाकी यहाँ पर जो सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है वो इस प्रकार से नीचे जैसे डूबा हुआ है बर्फ का टुकड़ा, इसी प्रकार से डूबा रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इदम है, अहम है और परा अहम है, तो ये भी इस प्रकार से हमको अंदर ये दिखाई देता है। ठीक, किसी भी इंसान में अगर हम अगर ईगो है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कितने हद तक ईगो है। मान चलो किसी भी इंसान में अगर ईगो दिख रहा है, ठीक, उसमें अहम की भावना अगर हमको दिखाई दे रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरी तरीके से वो एकदम अहम की भावना उसके अंदर है, बहुत ज़्यादा ईगो है, इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ हिस्सा इसके इस प्रकार से ऊपर में है और बाकी कुछ हिस्सा इस प्रकार से इसके नीचे में है, तो कितना है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सुपर ईगो की बात करें तो वो भी इस प्रकार से कितना है हम नहीं कह सकते, कि कुछ हिस्सा क्या है, नीचे है, डूबा हुआ है। तो इस प्रकार से जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इसको ये जो फ्रायड है इन्होंने दिया, और इसके आधार पर ये जो भी व्यक्तित्व की जो रचना है वो इन आधारों पर होती है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। चलो इसको एक बार देख लेंगे आप लोग। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ये सब नाम को याद रखेंगे, कौन कौन सा नाम है ये नाम याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो फ्रायड है इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है, इस सिद्धांत का नाम और फ्रायड का नाम याद रखेंगे। अब इसका देखो, एक मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था एरिक एक्सन के द्वारा, ये भी नाम याद रखेंगे, एरिक एक्सन पूछा जाता है। एरिक एक्सन मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया। सील गुड सिद्धांत GW आल्पोर्ट ने दिया है। ठीक, इसका नाम हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये सील गुड सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से 3 सिद्धांत कम से कम आप याद रखेंगे, तो ये जो मतलब व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बना लेंगे इतने में। चलो अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन हमको चयन करना है। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद होता है। देखो, हमको गलत कथन चुनना है ना, ध्यान में रखना है। तो व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, ठीक है, ये कथन जो बोला जा रहा है ना ये सही है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये कथन सही है, ये भी कथन सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और चेतन व्यवहार में फैला हुआ होता है, ये बोला जा रहा है, मतलब कि व्यवहार में फैला हुआ है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा है ना, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस इस प्रकार से देखा है, अनकॉन्शियस 3 प्रकार का हम लोगों ने देखा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों कथन हमारे लिए हमको सही नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर देखो, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाह्य रूप के अलावा आंतरिक रूप में भी व्यक्तित्व निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब अंदर से व्यक्तित्व, मतलब कि कोई व्यक्ति अंदर से भी कैसा है वो भी निर्भर करता है।
ठीक है, तो सिर्फ बाह्य रूप हम नहीं कह सकते, आंतरिक रूप पर भी निर्भर करता है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, गलत कथन हमको बोला था, तो गलत कथन में ये है, बाकी सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कौन था? फ्रायड था। ठीक है, इसी टाइप से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस नाम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के अनुसार इदम, अहम, परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, है ना। अब किसके किसके आधार पर है, किसके अनुसार है? ठीक है, किसके अनुसार इदम, अहम, परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, बताइए, है ना। बंड्रा है, यूंग है, एडलर है, फ्रायड है, कौन है? तो ये फ्रायड है। ठीक है, फ्रायड नहीं, ये व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उन्होंने उसको बताया, उसी में हम लोगों ने देखा है ना। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, देखो अब ये मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, ध्यान में रखेंगे। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन है, और फ्रायड है, कोहलर है, वाटसन है, क्या है? तो हम लोगों ने क्या देखा था? एरिक्सन। ठीक है, मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। ठीक है, एरिक्सन ऐसे कुछ नाम यहाँ पर था, देख लीजिए यहाँ पर, ये एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी शिक्षक के लिए, देखो किसी भी शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व भेद है, व्यक्तित्व के बारे में जानना क्यों जरूरी है? किसी भी शिक्षक के लिए ये जरूरी क्यों है? क्योंकि वो स्टूडेंट या फिर किसी भी विद्यार्थी का व्यक्तित्व को जान सके। क्यों? देखो, शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? यही रहेगा। ठीक है, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, ये इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी टीचर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट का पर्सनालिटी को समझ जाए। ठीक है, किसी स्टूडेंट का पर्सनालिटी किस टाइप का है, वो किस टाइप का उसका व्यक्तित्व है, उसको अगर बेहतर तरीके से समझ पाएगा तभी वह उसको उचित ढंग से शिक्षा दे पाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, मतलब कि विद्यार्थियों को अगर पर्सनालिटी के बारे में उनको ज्ञान है, उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान है, तब कोई शिक्षक उनको उनके अनुरूप शिक्षा दे करके वहाँ पर क्या कर सकता है? वो उनको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, वहाँ पर शिक्षित करेगा जो भी है। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण, परीक्षाओं की संख्या। ठीक है, क्या निभाता है बताओ? तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान में रखेंगे, अनुवांशिकता भी है और पर्यावरण भी है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चरित्र के लिए मनोवैज्ञानिक शब्दावली है। एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, उसके व्यवहार की एक निश्चित अवस्था है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अवधारणा है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, बताना इसका आंसर क्या रहेगा। देखो, तो यह भी हम लोगों ने क्या समझा था, जितने भी पॉइंट हम लोगों ने समझा हुआ है उसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो व्यक्तित्व है वो परिवर्तनशील हम लोगों ने देखा था ना, तो वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है? गतिशील होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? गतिशील होता है, सतत होता है। परिवर्तनशील जो लिखा हुआ था ना, उसी को आप यहाँ पर रिलेट करिए कि गतिशील और सतत होता है। ठीक है, उसका देखो अब यहाँ पर दिया क्या है, हमारा आंसर तो ये है, बाकी सबको पढ़ लीजिए। उसका चरित्र के लिए एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली है। ठीक, ऐसा तो कुछ मैंने आपको नहीं बताया है। उसके व्यवहार की एक निश्चित अवस्था है। ठीक है, उसकी व्यवहार की निश्चित अवस्था नहीं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अवधारणा है, ये भी नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या चीज़ है? एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, हमेशा बदलता रहता है। देखिए अब यहाँ पर व्यक्तित्व मापन के कुछ विधियां हैं जिसको हमको समझना है। देखिए, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, इसमें हमको 2 प्रकार का व्यक्तित्व मापन की विधि हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो कौन कौन सा। एक तो रहेगा प्रोजेक्टिव मेथड और दूसरा रहेगा नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। मतलब कि एक तो प्रक्षेपण विधि आएगा और दूसरा अप्रक्षेपण विधि आएगा। ये 2 प्रकार का हमको व्यक्तित्व मापन की विधि देखने को मिलता है। एक है प्रमाणीकृत है और दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा है अप्रमाणीकृत। ठीक है, दूसरा अप्रमाणीकृत है। तो ये जो प्रक्षेपण विधि है, मतलब कि जो प्रोजेक्टिव मेथड है, इसको देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो
प्रोजेक्टिव मेथड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे इसको, किसने दिया था और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हमको समझना होगा। बाकी यहाँ पर नॉन प्रोजेक्टिव को आगे देखेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आएगा ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ठीक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर TAT बोल देते हैं, ठीक है। TAT ध्यान में रखेंगे, TAP ऐसे टाट या फिर TAT। तो ये जो TAT मेथड है मतलब कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ये कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। इसमें हमको 30 कार्ड दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है ना, छोटा छोटा कार्ड आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसा टाइप से, ये 30 ठो कार्ड यहाँ पर ये रहेगा। किसी भी इंसान का जब हमको पर्सनालिटी चेक करना होता है, किसी भी इंसान का जब पर्सनालिटी चेक करते हैं और वहाँ पर अगर थीमेटिक अपरसेप्शन मेथड अगर अप्लाई किया जा रहा है तो उस इंसान को 30 ऐसे अलग अलग चित्र बने हुए कार्ड उनको दिखाया जाएगा, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा, 30 ठो कार्ड वहाँ पर उसको एक एक करके उस प्रकार से उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके माध्यम से उसका जो थिंकिंग है, उसका सोच क्या है, उन कार्ड को देख करके उसको वहाँ पर नोट किया जाता है। कोई इंसान किसी फोटो को इस प्रकार से जब देखेगा आपको, मतलब बहुत सारा अगर फोटो आपको वहाँ पर दिखाया जाए तो किसी भी प्रकार का आपको जब फोटो वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर आपको फिलहाल तो पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से, अब जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति इस प्रकार से लेटा हुआ है और यहाँ पर एक महिला है। अब बहुत सारे लोगों को मन में विचार ये आएगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार से लेटा हुआ है जैसे कि ये मृत अवस्था में है, ठीक है। मृत अवस्था में कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, कुछ लोग और किसी भी तरीके से दिमाग चल सकता है कि हाँ इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है, ये सिर को इस प्रकार से पकड़ करके वो थोड़ा चिंतित रूप से बैठा हुआ है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति कुछ मतलब ये बच्चा कुछ वहाँ पर सोच रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते कुछ चीज़ों के बारे में विशेष गहन कर रहे हैं। या फिर बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये जो बच्चा है वो बहुत चिंतित है, किसी अन्य पक्ष के बारे में, पारिवारिक कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है या फिर और किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे टाइप से इस बच्चे को देख करके, इनको देख करके या फिर और जो भी यहाँ पर आपको फोटो वोटो जो भी दिखाई दे रहा है, इन सब को देख करके हर एक इंसान का जो थिंकिंग होता है वो अलग अलग रहेगा। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान सेम सोचे, हर एक इंसान का जो थिंकिंग होता है वो अलग अलग होता है। और जिस व्यक्ति का पर्सनालिटी जैसा होता है, अगर किसी का जो थॉट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच चलता है, वो उसके बारे में नकारात्मक ही सोचेगा, है ना। वहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि वो व्यक्ति मर चुका है और कुछ लोग सोचेंगे कि वो व्यक्ति सोया हुआ है और उनकी जो पत्नी है वो जाकर के उनको उठा रही है, इस प्रकार सोच सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोगों का थिंकिंग रहता है, तो उसी थिंकिंग के माध्यम से ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो कैसा है, ठीक है, व्यक्तित्व कैसा है, उसको इस प्रकार से अनुमान लगाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान में रखेंगे थीमेटिक अपरसेप्शन मेथड में 30 कार्ड होते हैं। ये कार्ड की संख्या पूछा गया है, ये 30 कार्ड होते हैं ना, एक कार्ड और होता है, टोटल हम कह सकते हैं 31 कार्ड होता है, लेकिन जो एक और कार्ड होता है वो पूरा ब्लैंक होता है, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं लिखा है, ब्लैंक कार्ड होता है वो। बाकी 30 कार्ड में इस प्रकार से कुछ न कुछ वहाँ पर चित्र बना रहेगा। तो 30 कार्ड को इस प्रकार से किसी भी इंसान को दिखाया जाता है और उसका जो थॉट है, उसका जो थिंकिंग है, उसको वहाँ पर नोट किया जाता है। उसके आधार पर फिर व्यक्तित्व की मतलब व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर इंक ब्लॉट टेस्ट मतलब कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। इंक ब्लॉट टेस्ट, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इस प्रकार से अलग अलग तरह का आकृति वाले कुछ जो कार्ड है उसको दिखाया जाता है। इसमें टोटल 10 कार्ड होंगे ना, ये रोडसा स्याही परीक्षण में क्या होगा, टोटल 10 कार्ड होंगे, ध्यान में रखेंगे। ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है मतलब कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है, इसमें टोटल कितना 10 कार्ड होंगे। और इस प्रकार जो कार्ड है उसको फिर से अब किसी इंसान को जिसका पर्सनालिटी चेक करना है उसको एक एक करके कार्ड को दिखाया जाएगा। अब उस कार्ड के माध्यम से उसको, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको देख करके कुछ लोग बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से ये इसका चित्र है ना। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे कि अब इसका हम क्या कह सकते हैं, कुछ पक्षी जैसे दिखाई दे रहे हैं या फिर 2 घोड़े इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, या फिर और कुछ किसी चीज़ की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको देख करके अलग अलग जो भी कार्ड है उसको देख करके उनके मन में अचानक से जो भी ख्याल आएगा, जो भी वहाँ पर उनको लगे कि हाँ ये इस चीज़ का मेथड मतलब इस चीज़ का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो उसके माध्यम से उन सब चीज़ों को नोट करके वहाँ पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है।
इसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट आएगा, ठीक है, CAT आता है। तो जैसे कि यहाँ पर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट था ना, इसी प्रकार से यहाँ पर चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट रहेगा। तो ये जो होता है मुख्य रूप से बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट लिखा हुआ है। बच्चों के लिए खास करके यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये जो कैट है इसका मुख्य रूप से बच्चों के लिए उपयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे चित्र ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसी प्रकार के जो कार्ड होते हैं बच्चों को दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप को जो यहाँ पर दिख रहा है ना, एक सिंगल कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से बहुत सारे कार्ड अब बच्चों को दिखाया जाता है। अब उन कार्ड को देख करके बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, उसको पता लगाया जाता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट के माध्यम से, ठीक। अब जैसे कोई बच्चा यहाँ पर इसको देख करके जो भी उसके दिमाग में ख्याल आएगा, चाहे अब जो भी जिस भी तरीके से ख्याल आए वो उसको फिर अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। इसका देखें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम फिल इन द ब्लैंक इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, जिसकी ऐसे लिखा रहेगा, जो भी चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा रहेगा और बीच में क्या रहेगा इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक, मतलब बीच में कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, खाली रहेगा। तो उसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बोलते हैं, मतलब कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर बच्चों को दिया जाता है, ये सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। अब ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अलग बच्चे अलग अलग कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे वहाँ पर जो भी लिखेंगे उसके आधार पर उनका पर्सनालिटी का वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ से उसी प्रकार से उसका पर्सनालिटी का पता चलता है। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा, कुछ बच्चे मानकर चलो वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि अब जैसे एक खाली स्थान इस प्रकार से बीच में है, तो मुझे खाली स्थान पीना पसंद है, ठीक है, मुझे खाली स्थान पीना पसंद है। अब यहाँ पर कुछ बच्चा ये लिख सकता है कि मुझे दूध पीना पसंद है, कुछ बच्चा लिख सकता है कि मुझे पानी पीना पसंद है, कुछ बच्चा कह सकता है कि मुझे गर्म पानी पीना पसंद है, कुछ बच्चा कह सकता है कि मुझे जूस पीना पसंद। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीशन जो मेथड होता है उसको अप्लाई किया जाता है और उसके माध्यम से वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि इस बच्चे का पर्सनालिटी कैसा है। इसी प्रकार से फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है। इसमें भी वैसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको बच्चों को दिखाया जाता है और उनका रिएक्शन को नोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड इधर इस प्रकार से रहेंगे और जब इनको बच्चों को दिखाया जाता है, जब दिखाया जाता है बच्चों को, तो उनका जो रिएक्शन होता है इधर उसको नोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर अगर बच्चों को दिखा तो वाटर देख करके बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? वार्म वाटर, कोल्ड वाटर या फिर क्लियर वाटर, कुछ भी आ सकता है। तो वार्म रहेगा, कोल्ड रहेगा, क्लियर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो इस प्रकार से उसको नोट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये डेड लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, और क्या देखो ये लॉन्ग लिखा हुआ है, तो बच्चे को अगर लॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो वो क्या सोच सकता है कि शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग का जो अपोजिट सोच जाएगा शॉर्ट हो, शॉर्ट से, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 पे लिखा हुआ है, तो 2 पे को देख करके बच्चा क्या सोचेगा? बिल को वहाँ पर पे करने के लिए। इस प्रकार से विंडोज लिखा हुआ है, विंडोज देख करके बच्चा सोच सकता है कि खिड़की, सॉरी मतलब खिड़की है, तो यहाँ पर रूम सोच सकता है कि मतलब जो रूम होता है उसमें विंडोज होते हैं, ऐसे टाइप से। फ्रेंडली वर्ड अगर उसको दिखा, फ्रेंडली वर्ड दिखा तो हो सकता है कि वो चिल्ड्रन को वहाँ पर वो बोले। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर कोल्ड लिखा है तो कोल्ड देख करके वो मतलब उसके दिमाग में क्या आ सकता है? वार्म आ सकता है, वार्म आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों का जो रिएक्शन होता है, इंस्टेंट जो रिएक्शन बच्चों के दिमाग में आता है किसी भी वर्ड को देख करके, उसको यहाँ पर नोट किया जाता है। और रिएक्शन का टाइम कितना है, उसके दिमाग में जो भी रिएक्शन, जो बच्चे के दिमाग में जो भी वर्ड आ रहा है उसको यहाँ पर नोट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप से यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियाँ हैं। अब इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब ये हो जाता है कि ये जो TAT मेथड है, ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, जिसमें हम लोगों ने 30 कार्ड के बारे में बात किया है। इसको हेनरी मरे ने दिया था, ठीक है, हेनरी मरे या फिर हेनरी मर्रे लिखा था, कहीं ऐसे मर्रे लिखाएगा ना, हेनरी मर्रे। तो ये जो हेनरी मरे हैं, इन्होंने ये जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, TAT है, इसको दिया था। ध्यान में रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इंक ब्लॉट टेस्ट, मतलब कि रोडसॉक, मतलब कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये रोडसॉक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? रोडसॉक ने दिया था। रोडसॉक कह सकते हैं, फिर रोडसॉक कह सकते हैं। तो इंक ब्लॉट टेस्ट मतलब कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण उसके नाम पर ही पड़ा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर CAT इसको बेलाक ने दिया था, ठीक है। बेलाक ने क्या दिया था? CAT दिया था, मतलब कि यहाँ पर चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट को यहाँ पर बेलाक ने दिया था, ठीक है। तो इनका नाम को याद रखेंगे, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है। 3 नाम यहाँ पर मैं आपको समझाया, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पर अप्रक्षेपण विधि, ठीक है। अप्रक्षेपण विधि मतलब कि नॉन प्रोडक्टिव मेथड, मतलब कि अप्रमाणीकृत विधि।
तो इसमें एक तो आ जाएगा 16 PF आ जाएगा, 16 पर्सनालिटी फैक्टर आ जाएगा, है ना। तो ये परीक्षण एक आ जाता है। RB कैटल द्वारा ये दिया गया था, नाम देख लेंगे इसको, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो याद रखें वरना छोड़ सकते हैं। इसका देखो आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, है ना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। इसी प्रकार से गाथा वर्णन या फिर क्या चीज़ है, उपाख्यान विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है। तो ये सभी अप्रमाणिक मेथड है या फिर अप्रक्षेपित विधि है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है, मतलब कि अप्रक्षेपण विधि है ना, ऐसा टाइप की ये है। तो ये चाहे तो याद रखें, वरना याद भी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर जो प्रक्षेपण विधि उसको याद रख लीजिए, ठीक है। प्रक्षेपण विधि या फिर प्रमाणीकृत जो विधि है, मतलब कि जो प्रोजेक्टिव मेथड है, इनको याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि देखो, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, मतलब कि TAT है। क्या चीज़ है? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपण तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। तो क्या चीज़ है? ये प्रक्षेपण तकनीक है, ठीक है। क्या चीज़ है ये? प्रक्षेपण तकनीक है, मतलब कि प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में आपको समझा चुका हूँ। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो स्वमूल्यांकन विधि है या फिर प्रक्षेपण विधि है या फिर परिस्थिति विधि है? क्या विधि है? प्रक्षेपण विधि है, ठीक। ये भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए ना इस प्रकार से। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पर कार्ड की संख्या पूछ दिया गया है, ठीक है। तो कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है रोडसा स्याही परीक्षण में। और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो हम लोग देखे थे उसमें कार्डों की संख्या पूछा गया, तो यहाँ पर 30 लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं? प्रासंगिक बोध परीक्षण, मतलब कि वही थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ठीक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया था? ये बोला जा रहा है, किसने बनाया था? तो हरमन रोडसा ने बनाया था, या फिर मॉर्गन एम मुर्रे ने बनाया था, या फिर मिनीसोटा ने बनाया था, फिर गाल्टन ने बनाया था। तो ये मॉर्गन एम मुर्रे ने बनाया था ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को, ठीक है। देख चुके हैं आगे। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में निहित कितने तस्वीर होते हैं, फिर कितने कार्ड की संख्या होती है? तो कितने कार्ड होता है? 30 कार्ड होते हैं, ठीक है। 30 कार्ड इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT मतलब कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, शब्द सहचर्या परीक्षण, या फिर 16 PF परीक्षण। देखो शब्द सहचर्या जो परीक्षण दिया हुआ है ना, इसका मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देखो यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ना, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी किस में आ रहा है? प्रक्षेपण विधि में आ रहा है, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन विधि क्या है? प्रक्षेपण विधि है। TAT भी है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण भी क्या है? मतलब प्रक्षेपण विधि है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टिव मेथड है। तो बचा क्या यहाँ पर? 16 PF परीक्षण, मतलब ये 16 PF परीक्षण है, यह क्या चीज़ है? प्रक्षेपण विधि नहीं है, ये नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ पॉइंट अगर बचा हुआ रहेगा तो उसको हम लास्ट वीडियो जब बनाएं, मतलब मैं बनाऊंगा सबसे लास्ट में, जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, तो उस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करके चलूँगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे लगता है तो सबको हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्लास कंप्लीट किया। ये टेस्ट सीरीज का जो बैनर है फिर से आ गया है, तो एक बार देख लीजिए इसको, चाहे तो टेस्ट दिला सकता है। एप्लीकेशन में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, जा करके सिंपल वहाँ पर आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है, एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जा करके आपको पेमेंट करना है। 149 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, फिर आपको ये आपके प्रोफाइल में टेस्ट सीरीज ऐड हो जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट दिला करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आएगा। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़े हैं या फिर जो पढ़ भी लिए हैं, एप्लीकेशन अब सारा का सारा सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूँ, वो सबसे क्वेश्चन आएगा, और बाकी जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है उन सबसे क्वेश्चन अपना देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज से क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।